सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे हिंदी पैडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आप सभी को पता है कि अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सेशन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज जितने भी सेशन मैं दे रहा हूं सभी में मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी आज तक मैंने वीडियो दिए हुए हैं, अगर आप किसी भी वीडियो को उठा के देखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। तो होपफुली क्लास आपको बढ़िया लगेगी और आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो हो सके तो आप नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जब हम नोट्स बनाएंगे और एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले एक बार अगर हम रिवाइज करें थे तो हमारा माइंडसेट जो है वो अलग ही प्रकार का होता है। चलते स्टार्ट करेंगे। होपफुली क्लास आपको बेहतर लगेगी। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए इजीली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर प्लान करेंगे उस चीज को। भले ही हम लाइव नहीं है फिर भी हम सारी बातें आपकी समझेंगे। बस आप कमेंट कर दीजिए कि कहां पे आपको प्रॉब्लम आई हुई है और कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है? आपको पता है सीटेट का एग्जाम जो है वो 8 फरवरी को होगा और बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। जिन लोगों ने अभी से तैयारी स्टार्ट की हुई है वही एक अच्छा खासा स्कोर लाएंगे। ठीक है? और एक ऐसा एग्जाम है जहां पे कोई स्कोर आपको बहुत ज्यादा रैंक नहीं लानी है ना। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको जस्ट आपको 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है? चलते सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात कही जा रही है। अब ये हिंदी पैडोलॉजी है। अब यहाँ पे आप ये मत कहिएगा कि हिंदी पैडोलॉजी को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइएगा। ठीक है? तो वो तो आपको हिंदी में ही पढ़नी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। अब मौखिक भाषा की यहाँ पे बात कर रही है, जहां पे आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो, बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, जहां पे लोगों से बातचीत करते हो, बोलते हो, है ना, अपने भावों को, अपनी बातों को बोल करके सामने वाले को सुनते हो, प्रकट करते हो। यानी अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को जब आप बताते हो, कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेशन स्किल का यूज करते हो, तो वो क्या है? एक मौखिक भाषा है। इसका सतत आकलन करने के लिए इनमें से कौन सा उपागम जो है वो बेस्ट है? मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है जो मौखिक भाषा का आकलन करेगा? चलो, अब ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है शब्द पढ़वाना। केवल शब्दों को पढ़ते रहो, क्या ये मौखिक भाषा है? या प्रश्नों के उत्तर पूछना, या प्रश्नों के उत्तर आप पूछते रहो, क्या ये मौखिक भाषा है? विभिन्न संदर्भों में बातचीत, यानी जब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हो एक दूसरे से, इस मतलब एक मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जब आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो, बातचीत करते हो, भाई मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है कि जब आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, अपनी बातों को प्रकट करते हो। भाई सोचो कि अगर लैंग्वेज ना होती तो हम अपनी बात को आप तक कैसे पहुंचाते, और ना ही हम आपकी बात को समझ पाते, है ना। तो कहीं ना कहीं सीखने में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, उसी की बात करी जा रही है। और लिखा हुआ है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा मौखिक भाषा के लिए, विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में यानी विभिन्न संदर्भ में बातचीत करना। जब आप डिफरेंट टाइप से बातचीत करते हो, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो, तो यही मौखिक भाषा का और इसके आकलन का सबसे बेटर ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो होपफुली समझ में आ गया होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। मैंने पहले बोल दिया कि हो सके तो आप नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ये हमारे एग्जाम टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होंगे कि जब हम रिवाइज करके जाएंगे तो अलग ही प्रकार का स्कोर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, हर बार रिपीट हुआ है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यानी जो हमारी क्लासरूम होती है वहां पे डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा होता है। कोई अमीर फैमिली से आया होगा, कोई गरीब फैमिली से आया होगा, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, कोई पढ़ने में नहीं अच्छा होगा। यानी डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे होते हैं क्लास में। आप जानते हो सभी लोग कि इसीलिए हम समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करते हैं कि हम सभी बच्चों को एक साथ लेके चलें, है ना। मैं हर सेशन में यही बोलता हूं, एज अ टीचर आपको सभी बच्चों को साथ में लेके चलना पड़ता है, समावेशी शिक्षा को फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि हम ऐसे बोलेंगे कि यार मैं तो ऐसे टीचर हूं और मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कह सकते। हमको बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। क्लियर थी बात? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हमारे क्लासरूम में कोई आर्थिक स्थिति से पीड़ित होगा, कोई अच्छे फैमिली से आया होगा, कोई मिडिल क्लास से आया होगा, तो हर प्रकार का बच्चा बैठा हुआ है। तो कह रहे हैं कि अतः हमको क्या करना चाहिए। देखो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर में कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लिखा हुआ है कि बच्चा जिस समाज से आया हुआ है, जिस पृष्ठभूमि से बच्चा आया हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी लैंग्वेज है, तुम्हारा समाज बेकार है। ठीक है? आपको सभी भाषाओं को प्रॉपर सम्मान देना है। और आपको पता है, चाहे डब्ल्यूएचओ हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी ने भी बोला हुआ है कि क्लास 1 to 5 तक बच्चे की मातृभाषा में पढ़ाओ।
अगर नहीं समझ पा रहा है तो 1 to 8 तक आप उनकी घर की भाषा में ही पढ़ाओ, उसके बाद में आप कोई ऑफिशियल लैंग्वेज लेके आओ, है ना? मतलब शुरुआत में जो है बच्चा की जो है उसकी घर की भाषा में सिखाओ, जो भी उसकी लैंग्वेज उसके घर की हो। बाद में कोई आप कोई भी लैंग्वेज लो, वो अधिगम करके वो सीख जाएगा एफर्ट करके, ठीक है? चलो, तो सभी भाषाओं को आपको प्रॉपर सम्मान देना है, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। मान लीजिए एक क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा है जो मराठी बोलता है, अन्य बच्चे हैं पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब सभी बच्चों को सभी की लैंग्वेज सीखने की क्या आवश्यकता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी भाषाओं को सीखना यानी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, कोई किसी फैमिली से आए जिसको मराठी बहुत अच्छी आती है, किसी कोई बच्चा ऐसा जिसको हिंदी बहुत आती है, कोई किसी को भोजपुरी बहुत आती है, तो सारे बच्चों को एक दूसरे की लैंग्वेज जानने की अनिवार्यता नहीं है कि उन चीजों को जानना उसके लिए जरूरी है। हाँ, भाई बोलते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कुछ चीजें हमें समझ में आ गई, बढ़िया बात है। ऐसी बात नहीं कि हम कुछ चीजें भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जिनके आसपास रहते हैं हमें उनकी लैंग्वेज भी एक्वायर हम उनको कर ही लेते हैं, है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ, सभी को उनकी लैंग्वेज सीखने की अनिवार्यता नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है? तो गलत बात हो गई। अब सी में आ जाओ। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। कह रहे कि भाषा की पाठ्य पुस्तक यानी जो हिंदी और इंग्लिश की जो किताबें हैं उनमें कह रहे हैं कि सभी भाषाएं होनी चाहिए। भाई जितनी भाषाएं 22 भाषाएं उसमें होनी चाहिए, ये क्या सही है? अंग्रेजी की किताब है आपके पास में भाई मेरे, और उसमें सभी लैंग्वेज पढ़ी पढ़ी है, हिंदी भी पढ़ी पढ़ी है और उसके अलावा भोजपुरी भी है, हर लैंग्वेज संस्कृत भी उसमें ऐड है। क्या ये सही है ना? तो इसीलिए तो अलग अलग सब्जेक्ट बनाए गए हैं, सबको एक ही में हम क्यों कचड़ा बना देंगे यार मेरे, ठीक है? तो ये हिंदी पेडोलॉजी आपको पता होना चाहिए। हिंदी पेडोलॉजी अगर आपने तैयार कर ली तो इंग्लिश इसकी जस्ट ट्रांसलेट होके आ रही है। समझ रहे मेरी बात को? तो आपको दोबारा अगर आपने सीडीपी देखो, जो लोग ये बोलते हैं कि मैंने तैयारी करी नहीं तो मैं स्टार्टिंग कहां से करूं, तो आप ये समझ जाओ कि शुरुआत में पहले आप चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बाद में हिंदी तैयार करो, और हिंदी तैयार करोगे तो इंग्लिश अपने आप तैयार हो जाएगी। इसके अलावा साइंस और मैथ में आप तुक्का भी मारोगे तब भी 10-10 नंबर आ जाएगा, एक अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा भाई मेरे, ठीक है? चलिए समझते हैं। देखो आगे आगे लिखा हुआ है कि उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक की यानी पास होनी चाहिए। भाई 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं को ज्ञाता टीचर नहीं होता, कोई भी नहीं हो सकता जिसको सर्वगुण संपन्न हो, सब कुछ आता हो। क्या ऐसा पॉसिबल है यार? नहीं ना। हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है, तो सभी भाषाएं टीचर को कैसे आ जाएंगी? तो सारी बातें ऐसी तैसी हो गई। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, जहां पे लिखा हुआ है कि सभी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। जो भी कॉन्टेक्स्ट से यानी जो पृष्ठभूमि से बच्चा आया हुआ है उनकी सभी भाषाओं का जो है क्लासरूम में सम्मान होना चाहिए, उनको बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं। अब आप ये मत कहना भाई मेरे कि बहुत स्पीड में चल रहे हो, बहुत तेज बोलते हो। मैं तेज इसलिए चलता हूँ, स्पीड में इसलिए चलता हूँ क्योंकि होता क्या है, जब मैं धीरे बोलूंगा तो आप क्या करते हो कि उसको 2 के स्पीड में लगा के सुनते हो, ताकि जल्दी जल्दी सेशन फिनिश हो जाए। क्योंकि रील देखना तो है नहीं, आप रील देखते हो तो घंटों रील देखते हो, बस आपको 15 मिनट टाइम नहीं है कि आप सेशन पढ़ लो अच्छे तरीके से। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि बुनियादी चरण की अवस्था। अब बुनियादी चरण की बात हो रही है, यानी 3 से 8 वर्ष की बात हो रही है, 8 इयर्स की बात हो रही है, 3 टू 8 इयर्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3 टू 8 इयर्स की बात में बोला गया क्या? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब, यानी जो 3 टू 8 वर्ष की अवस्था जो होती है, कह रहे हैं कि इस अवस्था में बच्चे कब संलग्न होंगे, यानी क्या ऐसा आप क्या कराओगे एज अ टीचर जो क्लासरूम में बच्चा एक्टिव होगा, वो भी इस स्टेज में, बुनियादी चरण में, है ना? चलो पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं, बार बार चीजों को रिपीट करते रहो, ट्रेसिंग करते रहो। क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? चीजों को समझो यार, है ना? आपको बार बार रिपीट नहीं करनी अक्षरों को। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास होना चाहिए, यानी जो फाइन मोटर स्किल्स है केवल वही होनी चाहिए, ग्रॉस मोटर नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप क्लासरूम में बैठे हो तो केवल सूक्ष्म चीजों का ही उपयोग करो। ग्रॉस मोटर यानी बड़ी मांसपेशियों का भी यूज करते हो और छोटी मांसपेशियों का भी यूज करते हो। भाई आपको क्लासरूम में कोई भी एक्टिविटी कराई जा रही जो हाथों से वाली होगी, फाइन मोटर क्या होता है, जब आप सूक्ष्म मांसपेशियों का यूज करते हो, और ग्रॉस मोटर का मतलब जब आप बड़ी मांसपेशियों का, जैसे आप तैरते हो, स्विमिंग करते हो, तो जहां पे आप बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हो तो वो क्या होता है, फाइन मोटर ना ग्रॉस मोटर होता है। और यहाँ पे सूक्ष्म गत्यात्मक यानी फाइन मोटर की बात हो रही है, तो दोनों का यूज करते हो, केवल इसी का थोड़ी ना, है ना? अब 3 में लिखा हुआ है कि वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। अध्यापक के पीछे पीछे रटंती विद्या पठंती नहीं करते रहो, काम हो जाएगा,
है ना। फोर्थ में लिखा हुआ है कि वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन लिखा हुआ है कि बच्चे सक्रिय और एक्टिव तब होते हैं जब आप उन्हें कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हो। समझ रहे मेरी बात को। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जिनका कम है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसा कराओ कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, है ना। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराओ, कोई टास्क दो बच्चों को, ताकि वो बच्चे आपकी बात को समझ जाएं, सारे बच्चे समझ जाएं, क्योंकि आपको सभी को साथ में लेके चलना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में किसकी बात करी गई है। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहां पे हमसे निगेटिव पॉइंट पूछी गई है, यानी हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमसे क्या पूछा गया है, हमसे निगेटिव बात पूछी गई है कि कौन सा सही नहीं है। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं, यानी बच्चे जो क्लासरूम में शिशु गीत गा रहे हैं, यानी कोई कविता पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो उसका औचित्य क्या हो सकता है यार, है ना। और कौन सा सही नहीं है उस अप्रोच में, मतलब बच्चे जो है क्लासरूम में शिशु गीत को गा रहे हैं, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, बताओ। देखो, अब फर्स्ट में लिखा हुआ है उच्चारण का अभ्यास करने के लिए, यानी जब वो कविता पढ़ते हैं तो उच्चारण भी करना सीखते हैं, ठीक बात है, प्रोनाउंसिएशन भी आ जाता है उनको। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों के लय में, जब वो कविता पढ़ेंगे तो लय तो बनाना सीख ही जाएंगे, है ना। तो ये भी ठीक बात है भाई, लेकिन हमसे गलत पूछा गया है। शब्दावली को समृद्ध करके, भाई जब वो चीजें पढ़ेंगे तो उनकी जो शब्दकोश है, जो वोकैबुलरी है वो भी बढ़ेगी, उनकी अच्छी शब्दकोश भी अच्छा होगा, है ना, नए नए शब्दों को वो सीखेंगे। लेकिन शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए कविता को आप इसलिए नहीं पढ़ते कि वो हमें याद हो जाए, है ना। कविता को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उच्चारण करना सीख जाए, यानी प्रोनाउंसिएशन हमारा अच्छा हो जाए, हमारा शब्दकोश अच्छा हो जाए, और उसके अलावा क्या नाम जो है लय और तर्ज बनाना हम सीख जाए। लेकिन रटने की बात यहाँ पे नहीं हो रही, कंठस्थ जहां पे आ जाए अपने आप काट देना, ये अपने आप में निगेटिव बात है, और जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में किसकी बात की गई है। चलो यार, इसका आंसर तो भाई मेरे बता दीजिएगा। और देखो, समझते रहना, टाइम पास मत करना है। टाइम पास करने के लिए लाखों लोग दुनिया में पड़े हैं, मैं कितनी बार कहूंगा चीजें उतनी कम होंगी, ठीक है। तो ये समझो कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई मेरे। आप ये समझ जाओ, मान लीजिएगा पेपर जिस दिन एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आप भीड़ को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा यार कुछ और पढ़ लिया होता। आपको पता है सीटेट 2 बार होता था साल में, एक बार भी नहीं हुआ। अब जनवरी में होता, सॉरी जुलाई में होता था, फिर दिसंबर में होता था ना, तो जनवरी में हुआ और ना ही दिसंबर में हुआ। कब होने जा रहा है अब, आप सॉरी जुलाई में भी नहीं हुआ है और ना ही क्या हो, मैं बेबलिंग करने लगा हूँ भाई मेरे, स्कूल में पढ़ा रहा हूँ प्लस उसके बाद में यहाँ के सेशन लेता हूँ, तो मुंह से पता नहीं क्या ही निकल जाता कभी कभी, सॉरी फॉर दैट। मैं भी एक लर्नर हूँ और आप भी एक लर्नर है, मैं भी सिखाता सीखता हूँ, यही एक जर्नी चल रही है। जुलाई में भी नहीं हुआ, दिसंबर में भी नहीं हुआ, अब फरवरी में होने जा रहा है। आपको पता है जब एक बार होता था, जैसे जुलाई में हुआ तो 20 लाख लोग फॉर्म डालते थे लगभग अप्रोक्सीमेटली, उसके अलावा दिसंबर में भी इतने डालते थे। सोचो दोनों बार के लोग बैठे हुए हैं, तो कितनी भीड़ मचने वाली है इस बार, है ना। तो आपको इस बार पास करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा हुआ है। यानी एक अध्यापक क्लासरूम में, एक टीचर जो पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने क्या कर दिया है, क्लासरूम में जो पुस्तकें जो किताबें हैं बच्चों से अदला बदली करवा दी है। मतलब बच्चों से क्या करा दिया उन्होंने, उनकी किताबों को, उनको पुस्तकों को अदला बदली यानी एक्सचेंज करा दिया है। कह रहे कि इस कार्य का उद्देश्य क्या हो सकता है, मतलब इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, क्यों उन्होंने ऐसा कराया होगा। उन्होंने जांच करने के लिए कहा होगा, असेस करने के लिए कि बच्चे आपस में एक दूसरे की कमियां निकालें कि कहां पे तुम गलत हो सकता है ऐसी बात हो। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, देखो अब ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना। केवल संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाने के लिए पुस्तकों को एक्सचेंज करने की आवश्यकता थोड़ी ना है कि एक दूसरे को बदल दी उन्होंने। क्लास में हम आपस में कोलैबोरेशन या डिस्कशन या डिबेट क्यों कराते हैं, ताकि बच्चे और एक्टिवली सीखे वहां पे, है ना। ठीक है, आगे सेकंड में लिखा हुआ है सहपाठियों के काम की जांच के कौशल विकसित करना। बिल्कुल सही बात है, जांच के लिए हो सकता है कि हम जो है किताबें एक दूसरे को दे रहे हैं ताकि बच्चे एक दूसरे के काम को समझ सकें कि उन्होंने गलती कहां पे करी है, तो ये तो ठीक बात है। फिर भी आगे देखेंगे, विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। क्लास में पुस्तकों को एक्सचेंज करा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि विस्तृत पठन ना यार, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास कराना, इसके माध्यम से कोई नई शब्दावली नहीं आने वाली,
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किताबों को ही क्लासरूम में क्यों एक्सचेंज करा रहे हैं, ताकि बच्चे एक दूसरे की गलतियों को समझ सके कि गलती कर कहाँ पे रहे हैं लोग, आपस में असेसमेंट कर सके कि आकलन हो जाए, है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे। सेशन थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक से कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, लेकिन ये कहने की बात है नहीं, अगर मैं कहूंगा तो आप करोगे तो है नहीं, ये बात मुझे पता है। ठीक है, फिर भी मैं कह देता हूँ, और कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तब भी यार काम चल जाएगा भाई मेरे। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। भाषा शिक्षण में संवादात्मक यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब क्या हो सकता है। यानी जब आप लैंग्वेज को सीखते हो, लैंग्वेज को सिखाते हो, उस टाइम पे जो संवाद होता है, यानी जो आप डिस्कस करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, यानी जो आप कम्युनिकेटिव अप्रोच को फॉलो करते हो, तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। भाई मेरे, आप डिस्कशन क्यों करते हो, है इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या व्याकरण सिखाना होता है। किसी भी चीज को अगर आप डिस्कस करोगे तो उसका मतलब केवल ग्रामेटिकल रूल सिखाना नहीं होता। आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास करना बहुत अच्छी बात है। जहां पे यार संवादात्मक लिख के आ जाए, कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात आ जाए, समझ जाना बातचीत की बात हो रही है, डिस्कशन की बात हो रही है, कि हम बात कर रहे हैं सामने वाले से, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। निबंध लेखन की कोई बात नहीं हो रही, ना ही कोई शब्दकोश की बात हो रही है, बातचीत की कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कि हम अपने भाव विचारों को अपने माध्यम से अपने बोल करके दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, दूसरी की बातों को हम सुन करके फॉलो कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल 8 क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे, ताकि आप बिल्कुल बोर ना हो और ना ही मैं बिल्कुल बोर हूं। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि हिंदी पढ़ाते समय, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है, प्राइमरी क्लासेस की बात हो रही है, कि जो है कविता पढ़ाने का मतलब क्या हो सकता है। देखो कविता का व्याकरणिक संरचना सिखाना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जिससे पहले डिस्कस किया। कविता को पढ़ाने का मतलब केवल ग्रामेटिकल रूल पढ़ाना नहीं होता है। कविता का भावात्मक अनुभव कराना, बिल्कुल सही बात है। उनके कविताओं में जो छोटी छोटी भली लाइनें होती हैं, लेकिन उनका मीन बड़ा होता है, उनका मतलब बड़ा होता है। आपने बिहारी जी के दोहे पढ़े होंगे, गागर में सागर भरना। लाइनें तो छोटी होती हैं, लेकिन उनके शब्द इतने बड़े होते हैं कि वो आपको गंभीर कर जाएं, आपके दिल को छू जाएं कतई, है ना। तो वही बात है कि कविता का मीन समझना, कविता के भाव समझना, कि कविता की लाइनें कह क्या रही हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट है, कि कविता को पढ़ाने का मतलब ये होता है कि हम उनकी बातों को समझा पाए। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आगे लिखा हो, कविता को रटना तो अपने आप में गलत भाई है। कविता के कठिन शब्दों को समझना, कठिन शब्दों की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ पे ये हो रही कि प्राथमिक कक्षाओं में कविता पढ़ाने का उद्देश्य ये हो सकता है कि हम उनकी बातों को समझें, है ना। आप जो कविता में लाइनें लिखी हुई उनका सार जो है, सार क्या डिटेल में आप समझाओगे बोल करके। लाइनें भले ही छोटी लिखी हुई हैं, बट आप डिटेल में समझा रहे हो उनको पढ़ाते समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्या यार इन्होंने कर क्या दिया है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 6 था ये, और क्वेश्चन नंबर 7 ये है। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक गलती से मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आपको तो पढ़ने से मतलब है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, पढ़ना जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। यानी साहित्य की बात हो रही, लिटरेचर की बात हो रही है यहाँ पे, कि साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। मनोरंजन होना चाहिए, भाषा की कठिनाई होनी चाहिए, शिक्षण के उद्देश्य होने चाहिए, चित्र और कथा का मेल होना चाहिए। यानी जो भी वहां पे डिस्कशन हो रहा है, वहां पे प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब उसमें पिक्चर्स भी होनी चाहिए। भाई कह रहे हैं कि बच्चों के साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। साहित्य के चयन का मतलब यहाँ पे सिंपल फंडा है, ना तो हम मनोरंजन की बात कर रहे हैं, ना ही कोई लैंग्वेज की डिफिकल्टी की बात कर रहे हैं, ना ही हम कोई टीचिंग के अप्रोच की बात करें, ना कोई उसके उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि कैसे पढ़ाना चाहिए। हमारे पास बेस्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन, कि चित्र और कथा का मेल होना चाहिए। मतलब जो भी उसमें बातें कही गई है, वहां पे जगह जगह पे पिक्चर्स होनी चाहिए, ताकि हम बच्चों को समझा पाए। क्लियर थी बात। यानी प्रिंटेड चीजें होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे यार मेरे, कहने की तो बात है नहीं, फिर भी हम कह देते हैं बार बार। और कोई भी डाउट रह गया हो, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि बिकॉज टाइम होता नहीं, बहुत सारे काम होते हैं अपने पास भी, आपके पास भी बहुत सारे काम है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी आपने आउट ऑफ 8 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना।
सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहना, टाइम को यूटिलाइज करो और जर्नी हमारी चलती रहेगी। डे बाय डे हम सीखते ही रहते हैं और इसी अप्रोच को चलते हुए हम काम करते हैं ताकि जीवन में एक अच्छा दिन और कल को एक बेहतर काम हम कर सकें। ठीक है, तो उस अप्रोच से सीखने के जरिए से हम आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जिस बैकग्राउंड को आप पकड़ते हो लेवल आप करते चले जाते हो धीरे धीरे, अगर आप सीख रहे हो कंटिन्यू। ज्यादा प्रवचन नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।